प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लास से तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब यदि अपना लोग आज जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वह इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग आपको दूसरे लेक्चर में जो अपना लोग पढ़े थे वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र अपना लोग पढ़ रहे थे। उसमें प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र को पढ़े थे, द्वितीय क्षेत्र को पढ़े थे और तृतीय क्षेत्र को अपना लोग पढ़े थे। हम बोले थे कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं को क्या किया जो उपयोगी सेवा प्रदान करने का काम जो करता है वह तृतीय क्षेत्र कहता है। जैसे परिवहन है, एक गाड़ी चालक हुआ कितने व्यक्ति को कितने सामान ढोने का काम करता है, एक बैंक का मैनेजर है कितने व्यक्ति का काम करता है, एक डाकिया है वह कितने व्यक्ति का काम करता है, एक बीमा वाला है वह कितने व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, एक दुकानदार है वह कितने व्यक्ति को जरूरत को पूरा करता है। हम लोग कहते नहीं दुकानदार है वह पैसा लेता है, गाड़ी वाला है पैसा लेता है तब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, दुकानदार है वह पैसा लेता है फ्री में कोई चीज कहाँ देता नहीं, वो आपकी जरूरत तो पूरा किया, आपकी समय की जो बचत किया। तो इसलिए प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखेंगे, तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग हो, परिवहन हो, डाक हो, संचार हो, यह सब जो आ जाता है प्यारे बच्चों, यदि आपको बीमा हो, यह सब आ जाता है तृतीय क्षेत्र में, आ जाता है सेवा क्षेत्र में। हम बोले थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के अतिरिक्त हम क्या करेंगे, आप लोग को दो क्षेत्र एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, जिससे क्या होता है आपको क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग जानते हैं चतुर्थ क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों चतुर्थ क्षेत्र के बारे में जानिए। चतुर्थ क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में हम बौद्धिक गतिविधियों को शामिल करते हैं। बौद्धिक गतिविधियों मतलब खोज, जिसमें हो नया नया चीज का खोज होता है, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आपको खोज अनुसंधान को हम लोग जो शामिल करते हैं वह आपको चतुर्थ क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा नया नया मिसाइल, नया नया ग्रह, नया नया रॉकेट या का लॉन्च होता है। जैसे आपको शिक्षा आ जाता है, शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे नई चीज का रिसर्च होता है, नई चीज का क्या होता है। तो जैसे आपको शिक्षा हो गया, जैसे आपको पुस्तकालय हो गया, जैसे आपको यदि आपको संस्कृति हो गया, जैसे आपको प्रौद्योगिकी हो गया, यह सब जो आ जाता है चतुर्थ क्षेत्र में, जिसके खास करके खोज एवं अनुसंधान को जो शामिल किया जाता है वो आपको चतुर्थ क्षेत्र में। इसीलिए याद रखेंगे बौद्धिक गतिविधियों को शामिल जो किया जाता है वह खास करके खोज एवं अनुसंधान, वह चतुर्थ क्षेत्र में। चतुर्थ क्षेत्र में एग्जाम्पल याद रखेंगे, शिक्षा, पुस्तकालय, प्रौद्योगिकी, यह आपको यदि आपको संस्कृति, यह संस्कृति मतलब रहन सहन, ये सब कल्चर जो होता है, यह सब जो हो जाता है प्यारे बच्चों आपको यह चतुर्थ क्षेत्र में हो जाता है। अब यदि चतुर्थ क्षेत्र के बाद हम लोग जानते हैं पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र किसे कहा जाता है? पंचम क्षेत्र प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है कि यदि हमारी सरकार हो या कोई समाज हो जो उच्च स्तर का यदि निर्णय लेते हैं और वह निर्णय लेने के बाद उसके अनुसार परिवर्तन होना पड़ता है, उसे हम कहते हैं पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र उस क्षेत्र को कहेंगे हमारे समाज या राजनेताओं के द्वारा लिया गया निर्णय को जो शामिल किया जाता है वह पंचम क्षेत्र में। जैसे सरकार ने निर्णय यह ले लिया 2016 ईस्वी में कि यदि नोटबंदी करना है, तो क्या हुआ, नोट बंद हुआ, आपको फिर दूसरा नोट चालू हुआ, रुपया चालू हुआ। जैसे विश्वविद्यालय के द्वारा निर्णय ले लिया कि यदि क्या करना, आपको सिलेबस को चेंज करना है, राज्यपाल के द्वारा ले लिया गया, तो फिर सिलेबस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मतलब राजनेताओं के द्वारा या समाज के द्वारा या विश्वविद्यालयों के द्वारा जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय के अनुसार परिवर्तन होना पड़ता है, उसे पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो पंचम क्षेत्र आपको याद हो गया होगा कि समाज द्वारा या राजनेताओं द्वारा लिया गया निर्णय को कौन क्षेत्र में, या निर्णय जिसमें लग जाएगा उसको कौन क्षेत्र में शामिल करेंगे, हम लोग पंचम क्षेत्र में जानेंगे। तो अब अर्थशास्त्र का क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या किए, पूरा डिटेल से प्यारे बच्चों आपको जाने। अब यदि जानते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्यारे बच्चों यदि चल रहे हैं, तो अब आर्थिक प्रणाली के आधार पर इस अर्थशास्त्र को जो बांटा गया है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो यदि हम आर्थिक प्रणाली के आधार पर
इस अर्थशास्त्र को बांटा गया है। प्यारे बच्चों, आपको यदि 3 भागों में आपको बांटा गया है, तो यदि 3 भागों में बांटा गया है, एक प्यारे बच्चों इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो ज्योग्राफी में भी बनता है क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स में भी बनता है, और कभी कभी पॉलिटिकल में भी टपक जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था, और अगला जो क्वेश्चन होगा वह तीसरा जो अर्थव्यवस्था प्यारे बच्चों यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब इसके अतिरिक्त भी हम 2 अर्थव्यवस्था आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पहला आपको इस अर्थशास्त्र का आर्थिक प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि तो पहले हम लोग जो जानेंगे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, फिर जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, फिर जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, स्वामित्व हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। मतलब किसी भी देश में यदि कोई भी उद्योग धंधा है, कोई भी व्यापार वाणिज्य है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो, उस पर स्वामित्व अधिकार नहीं हो, निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया हो, उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, लगभग विश्व के देश अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो गए, आगे बढ़ गए, अपना लिए हैं। हमने क्या बोले, उत्पादन के साधनों पर, जैसे जितना भी उद्योग धंधा है, जितना भी व्यापार वाणिज्य है, सब निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है। उस पर नियम कानून सरकार का भी आंशिक उस पर रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है। उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब यदि कहा जाएगा समाज, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे यूएसए आ जाएगा, जैसे आपको ब्रिटेन आ जाएगा, जैसे आपको फ्रांस आ जाएगा, जैसे आपको जापान आ जाएगा, etc। प्यारे बच्चों, अधिकांश देश जो है वो अपने देश का उद्योग धंधा व्यापार वाणिज्य को निजी व्यक्तियों के हाथ में सौंप देता है, वह उसका उत्पादन करता है, इसलिए इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब आ जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार हो, उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्यारे बच्चों, यदि इसमें जितने भी उद्योग धंधा होगा सब सरकार के अधीन होगा, निजी व्यक्ति के हाथ में उद्योग धंधा या उत्पादन की शक्ति नहीं होगा, वह सभी प्रकार के उत्पादन की शक्ति जो प्राप्त होगा वह सरकार के प्राप्त होगा, निजी व्यक्ति की स्वामित्व अधिकार नहीं होगा। उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण जीगा जागता जो है प्यारे बच्चों, आपको सोवियत संघ रूस है। सोवियत संघ जो है वह प्यारे बच्चों आपको रूस है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जितने भी उद्योग धंधा रहेंगे वह सरकार, लेकिन यह समाजवादी अर्थव्यवस्था जनता कल्याण की बात करता है या हित की बात करता है, यह सरकार क्या करते हैं, जनता को लाभ देने की बात करता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता, अपने हित की, निजी हित की बात होती है, कल्याण की बात नहीं होती है। जैसे प्यारे बच्चों, जिस देश का सभी चीज निजी व्यक्ति, निजी कंपनियों के हाथ में है, जैसे एक रोड को, एक सड़क को बनाना है, तो अब यदि उसमें सरकार को कहा जाए उत्पादन के साधनों पर अधिकार या पूंजीवादी को यदि कह दिया जाए तो पूंजीवादी, यह सड़क है, उस सड़क में 100 लेबर लगेगा, 10 दिन में काम चलेगा, तो क्या होगा, वह यदि पूंजीवादी को देगा तो वह क्या करेंगे, जेसीबी लाएंगे, होलर लाएंगे, ढेर सारे लाएंगे, तुरंत क्या करेंगे, आधुनिक मशीन के द्वारा 1 दिन में फिनिश करके चले जाएंगे। वही यदि सरकार को यदि कहा जाए वह सड़क रोड को बनाने के लिए, वह लेबर के माध्यम से करेंगे। यदि 100 आदमी उसमें काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, तो 100 आदमी को रोजगार मिलेगा, 100 व्यक्ति के घर में खुशहाली होगा, लाभ होगा। तो यहाँ सरकार जो करेंगे वह समाज कल्याण की बात करेंगे, हित की बात होती है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति
और निजी हित की बात होती है, कल्याण की बात नहीं होती है। अभी सरकार का जो संपूर्ण देश पर उत्पादन साधन व्यापार वाणिज्य पर अधिकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपको समाजवादी, आपको अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब यदि क्वेश्चन कहा जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप हो, दोनों का संयोग हो, मतलब उत्पादन की शक्ति पर निजी व्यक्ति का भी अधिकार हो और सरकार का भी अधिकार हो, उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों अपना भारत है, या प्यारे दोस्तों आपको इंडोनेशिया है, जैसे प्यारे बच्चों आपको मलेशिया है। इन सब देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। जैसे अपना देश में देखते होंगे कि निजी कंपनी भी है, सरकारी कंपनी है, निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, ढेर सारे चीज दोनों मिलेगा। तो जिस देश में आपको यदि सरकारी भी मिलेगा, निजी भी मिलेगा, दोनों का संयोग मिलेगा, उसे कौन अर्थव्यवस्था कहेंगे, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और सबसे अच्छा उदाहरण अपना भारत जो है वह आपको उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का नियंत्रण रहने के कारण भारत एक देश जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला वह कौन सा देश है, आपको भारत देश है। तो अब अर्थशास्त्र में हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जाने, समाजवादी अर्थव्यवस्था को जाने, इसके बाद हम लोग किसको जाने, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश अपना देश भारत को जाने। अब हम बोले कि इस अर्थशास्त्र में प्यारे बच्चों अपना लोग पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित को जानने के पश्चात दो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो पॉलिटिकल में सोशियोलॉजी वाले, समाज शास्त्र वाले प्यारे बच्चों आपको भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी वाले, इसलिए इस पॉइंट पर यहाँ ध्यान देना है। एक है आपको यदि खुली अर्थव्यवस्था, एक है खुली अर्थव्यवस्था, एक है प्यारे बच्चों आपको बंद अर्थव्यवस्था। यह दोनों क्वेश्चन डिफिनेशन भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका उदाहरण भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो जब इस खुली अर्थव्यवस्था का यदि बात होगा तो खुली अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आयात मतलब दूसरे देश, किसी देश से किसी जगह से आना, उसे आयात, और निर्यात मतलब बेचना, उसे क्या कहता है, निर्यात। जब हम क्या करेंगे, किसी देश से व्यापार वाणिज्य करेंगे, आयात निर्यात की बात करेंगे, हम जाके वहां आपको यदि क्या करेंगे, आपको अपना क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, बेचेंगे, तो वो दूसरे देश से लाएंगे, आयात करेंगे, तो वहां जो सीमा शुल्क होगा, वहां उस देश का जो नियम कानून रहेगा, जब आपको न्यूनतम प्रतिबंध रहेगा तो उसे हम कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। जब खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, उसे हम कहते हैं आपको खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आप हांगकांग का नाम सुने होंगे, यह ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। जैसे आपको सिंगापुर का नाम सुने होंगे, ETC, यह सब प्यारे बच्चों खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है जहां आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जहां आयात और निर्यात न्यूनतम हो। आवश्यकता पड़ा तो आयात निर्यात करेंगे, आवश्यकता नहीं पड़ा तो आयात निर्यात नहीं करेंगे। उस प्रकार के या आयात निर्यात पर अधिक से अधिक कठोर नियम कानून बना हो, प्रतिबंध लगा हो, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों आप एक देश का नाम जानते होंगे, उत्तरी कोरिया, किम जोंग का नाम सुनते होंगे। यदि उसको आवश्यकता हुआ तो दूसरे देश से आपको व्यापार वाणिज्य करेंगे, और यदि आवश्यकता नहीं है तो वह व्यापार वाणिज्य आपको नहीं करेंगे। इसलिए उस प्रकार के अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण रखेंगे आपको उत्तरी कोरिया, एक उदाहरण याद रखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, उत्तरी कोरिया, और खुली अर्थव्यवस्था हांगकांग और सिंगापुर। इसके बाद प्यारे बच्चों बेसिक क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग कल से चलेंगे वह पहला चैप्टर पर इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग करेंगे। आज यहीं तक।